हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम बैक। बच्चों, आरपीएस पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोग बच्चों चैप्टर नंबर 8 यानी अध्याय 8 नेताजी ने पूछा, ये आपका शीर्षक है। नेताजी ने पूछा, इस कहानी को पढ़ेंगे और यह जो कहानी है बच्चों यह संकलित है। अब संकलित क्या होता है, सबसे पहले आप इसको भी समझ लें। संकलित का अर्थ होता है किसी घटना, किसी कालक्रम, किसी स्थान से, किसी बातों से जो कुछ विचार बिंदु को निकाल कर अलग कर लेते हैं तो उसके एक भाग को संकलित कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह एक व्यंग कथा है। नेताजी ने पूछा, यह एक व्यंग कथा है। इस कथा के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से एक नेता जो एक पद को हासिल कर लेता है तो उस व्यक्ति में कितने बदलाव हो जाते हैं, किस प्रकार से अपनी सोच को बदल लेता है, उस चीज को इस व्यंग कथा के माध्यम से उजागर किया गया है। ठीक है बच्चों। और व्यंग का क्या अर्थ है? तो व्यंग का अर्थ होता है कटाक्ष करना। बात को किसी अन्य तरीके से, जो मूल बात है उसको सीधे रूप से नहीं रखकर परोक्ष रूप से रखने की जो तरीका है या प्रकार कहें, यह व्यंग होता है, यानी कटाक्ष करना। ठीक है बच्चों। तो नेताजी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद किस प्रकार से पूरे अस्पताल प्रबंधक, डॉक्टर, नर्स, नेताजी का सेक्रेटरी तथा अन्य मिलने वाले व्यक्ति परेशान होते हैं और क्या क्या नेताजी के लिए करना पड़ता है, इस सारे व्यंग को इस पाठ में आपको बखूबी देखने को मिलेगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। नेताजी ने पूछा, पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में बच्चों आप देखेंगे कि नेताजी का अस्पताल में भर्ती होना, दूसरा अस्पताल कर्मियों का परेशान होना, तीसरा तरह तरह की बीमारियों का एक साथ होना, अस्पताल में नेताजी के कमरे का रखरखाव, अखबार के लिए सेक्रेटरी से कहकर मैटर तैयार करना तथा मिश्रा जी का नाम लिस्ट से निकालना। और पॉइंट नंबर 6 में नेताजी का गंभीर मुद्रा में लेटना तथा मौका देखकर चेहरा नीचे उतार देना। 7वां, एक बड़े व्यापारी का नेताजी को देखने आना। और 8वां, देर रात अचानक नेताजी की तबीयत नाजुक होना। तो बच्चों अभी इसके बाकी और भी 8 पॉइंट है। आपने इस 8 पॉइंट को देखा। अब बारी बारी से इसके विस्तृत रूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों। तो नेताजी का अस्पताल में भर्ती होने पर क्या स्थिति आप देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ऐसे बच्चों, नेताजी को अनेक बीमारियों से नेताजी ग्रस्त हैं। वे 3 दिन से अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उन्हें स्वस्थ होने से ज्यादा राजनीति और इस बात की चिंता थी कि उन्हें देखने के लिए कौन कौन बड़े लोग आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वे इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो शोक सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। अब यहां आप देखेंगे कि एक नेता को किस प्रकार से उसकी सोच बदलती है। क्या कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की तो कभी कल्पना करता ही नहीं है। मृत्यु एक सत्य तो है, परंतु हर व्यक्ति जीवन में लंबी आयु जीना चाहता है, सदैव जीवित रहना चाहता है। तो नेताजी ऐसे व्यक्ति हैं
जो स्वार्थवश अपनी मृत्यु को भी किस प्रकार से देख रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उस शोक सभा जो होगी उसमें कौन कौन बड़े बड़े लोग आएंगे। यह एक मजेदार व्यंग कथा है बच्चों। तो आप देखिए पॉइंट नंबर 1 से 8 तक आपने देखा है। तो इसके विस्तृत रूप को, नेताजी मर ही नहीं रहे थे, क्या पता उनके प्राण लोकसभा में अटके थे या फिर विधानसभा में। 3 दिन से पूरे अस्पताल को उन्होंने सिर पर उठा रखा था। डॉक्टर परेशान, नर्सें परेशान, यहां तक कि सुई पर भी परेशान। ठीक है बच्चों, यानी अस्पताल के हर एक कर्मचारी नेताजी के कारण परेशान थे। सभी सोच रहे थे कि इस राजनीति से जल्दी छुटकारा मिले। मतलब यह कि चाह रहे थे अस्पताल के कर्मचारी भी कि राजनीति के चक्कर से हम लोग को फुर्सत मिल जाए, या तो नेताजी स्वस्थ होकर चले जाएं अथवा इनकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि उनकी स्थिति काफी नाजुक थी। और पॉइंट नंबर 3 में आपने पढ़ा भी कि तरह तरह की बीमारियों का एक साथ होना। तो अब कौन व्यक्ति किस लिए परेशान था, इससे संबंधित जो व्यंग है उसे मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। तो डॉक्टर इसलिए परेशान थे कि जो आता केवल यही पूछता था कि नेताजी कब तक के मेहमान हैं। इसलिए डॉक्टर परेशान थे, बार बार जवाब देते देते। उसके बाद नर्सें इसलिए परेशान थी कि नेताजी रात में उन्हें कई कई बार याद कराते, हर बार कहते कि लघु शंका लगी है। हाँ, पहले बेड पान मंगवाते और बाद में कहते कि किसी को भेजकर पान मंगवा दीजिए। तो वास्तविकता तो यह है बच्चों कि नर्स का ये तो काम नहीं है कि पान मंगवा दे। नर्स का काम मरीज का ख्याल रखना अवश्य है, परंतु नेता होने के कारण उनके हर एक आदेश का, ऑर्डर का लोग डर के मारे पालन कर रहे हैं, इसलिए नर्सें भी परेशान हैं। और फिर अस्पताल के स्वीपर भी परेशान है। तो क्यों परेशान है? स्वीपर इसलिए परेशान था कि नेताजी हर बार उससे कहते कि स्वास्थ्य मंत्री के दोस्त हैं, और इसी बात पर बेचारा उनका कमरा साफ कर करके परेशान रहता था। और जन सेवा की तमाम गंदगी समाप्त करने के बाद भी नेताजी उसे, यानी उस गरीब के साथ वही व्यवहार करते जो जन नेता, यानी लोगों का नेता एक कार्यकर्ता के साथ व्यवहार करता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि नेताजी का जो कमरा था या बाथरूम वगैरह था हॉस्पिटल का, उसको खूब अच्छी तरीके से साफ करता था स्वीपर, परंतु फिर भी उसको एक डर सा लगा रहता था कि पता नहीं कहीं कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, तो स्वीपर इसलिए परेशान थे। और समझ में नहीं आता था कि नेताजी को कौन सी बीमारी है। सभी लोग परेशान थे। नेताजी को शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, पाइल्स की भी शिकायत थी और उनका हाजमा भी गड़बड़ था। ठीक है बच्चों, मतलब एक साथ तरह तरह की बीमारियों का एक साथ होना, मतलब कि उनको बहुत सारे रोग थे। ब्लड प्रेशर, शुगर, पाइल्स तथा पेट का खराब होना, यानी हाजमे की गड़बड़ी थी। और जो भी खाते थे नेताजी, वह 1 घंटे के बाद मुंह से निकाल देते थे। कहने का मतलब कि उनको भोजन तो पचता नहीं था और वह खाना भी उल्टी हो जाता था। जो खाते थे वह उल्टी कर देते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीमारी के मामले में हिंदुस्तान में ही, मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। तो कहने का मतलब है जितना बड़ा हमारा अपना देश है उतनी सारी बीमारियां उनके अंदर भरी हुई थी। मतलब यह कि हर प्रकार की बीमारियां उनके अंदर भरी थी। नेताजी पाल रखे थे और डॉक्टर भी ताजुब करते थे कि कैसे वे जीवित हैं, उन्हें तो 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। मतलब इतनी स्थिति नेताजी की खराब थी। ठीक है बच्चों, और
नेताजी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं, सिरहाने पर सभी अखबार रखे हैं, दाहिने हाथ में ग्लूकोज की सुई लगी है, पलंग के पास कोल्हापुरी चप्पल रखे हैं। यह सब व्यंग है बच्चों, ये सभी व्यंग किए जा रहे हैं। और कोल्हापुरी चप्पल रखी है। जिस दिन वे अस्पताल में एडमिट हुए, एक समझदार नर्स ने अपने घर से महात्मा गांधी की तस्वीर, यानी अस्पताल में नेताजी के कमरे का रखरखाव, इसके वर्णन में हम बता रहे हैं बच्चों कि एक नर्स जो है वह क्या करती है, अपने घर से नेताजी के लिए एक महात्मा गांधी की तस्वीर लाती है और उस कमरे में लगा देती है जहां वह पड़े हुए हैं और जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इतना करने के बाद जो तीसरे दिन का सुबह है, उस सुबह की बात को कह रहे हैं नेताजी अपने सेक्रेटरी से कि आज सुबह से ही काफी गंभीर थे और अपने सेक्रेटरी शर्मा जी से बोले, यानी उनका जो सेक्रेटरी है उसका इस व्यंग कथा में उनको शर्मा जी के नाम से जाना जा रहा है। तो शर्मा जी से बोले, अरे कौन मिलने नहीं आया है? मतलब यह कि एक तो बीमार है, परंतु इसके बावजूद उनका जो ध्यान है वह पूरा और पूरा कहाँ है? राजनीति पर। यहां भी व्यंग किया जा रहा है। तो अपने पॉइंट नंबर 5 को देखेंगे कि अखबार के लिए मैटर तैयार करना। इस संबंध में बातें कर रहे हैं बच्चों कि किस प्रकार से मैटर तैयार हो रहा है, या फिर नेताजी किस तरह से अपने सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी सुझाव दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज सुबह से काफी गंभीर थे, अपने सेक्रेटरी शर्मा जी से बोले, और कौन मिलने नहीं आया है? सेक्रेटरी ने कहा, भैया जी के गुट का कोई नहीं मिलने आया है। ठीक है बच्चों, मतलब एक गुट है जिसका नाम है भैया जी, तो उसके संबंध में बता रहा है सेक्रेटरी कि भैया जी के गुट से कोई मिलने नहीं आया। नेताजी बोले कि जानता हूं, आला कमान से पूछे बिना नहीं आएगा। ठीक है, अखबार के लिए तुमने मैटर तैयार कर लिए, ऐसा नेताजी बोल रहे हैं, या नहीं किए? तब सेक्रेटरी उनका क्या जवाब देता है कि कर लिया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल में आपके साथ कौन कौन थे? मतलब यह कि सेक्रेटरी ने पूरा अपना लिस्ट बना लिया था। तुमने जो नाम लिखे मैंने उसे देख लिया है। नेताजी क्या कह रहे हैं कि तुम जो लिखे हो नाम, उसे मैंने देख लिया है, मिश्रा जी का नाम निकाल दो। हाँ, मिश्रा जी का नाम लिस्ट से निकालने की बात आप पॉइंट नंबर 5 में देखें, ये हाईलाइट है। तो बच्चों, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ नेताजी क्या कह रहे हैं, मतलब निर्देश देने के साथ साथ नेताजी कह रहे हैं कि मिश्रा जी का नाम लिस्ट से निकाल दो। क्यों? तो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि वह पहले केवल स्वतंत्रता संग्राम के समय उसने किया कुछ भी नहीं, पास में आ गया और फोटो खिंचवा लिया। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम लिस्ट से निकाल लो, क्योंकि बेकार में वाहवाही उसे भी मिलेगी। तभी क्या होता है कि कोई नेताजी से मिलने के लिए आता है। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे, नेताजी का गंभीर मुद्रा में लेटना तथा मौका देखकर चेहरा नीचे उतार देना। तो नेताजी कहते हैं अपने सेक्रेटरी से, शर्मा जी से, कि देखो कौन आ रहा है, उससे पहले बाहर बात करो। यानी डायरेक्ट, यानी सीधे तौर पर नेताजी के पास आने के लिए नेताजी मना ही कर रहे हैं कि उससे पहले बाहर ही बात कर लो। फिर नेताजी गंभीर मुद्रा में लेट गए। ठीक है बच्चों, गंभीर मुद्रा का अर्थ होता है पूरी स्थिति को बिगड़ा हुआ ऐसा दिखाना। तो नेताजी उसी तरीके से लेट गए। उन्होंने चेहरे पर पीड़ा की परतें बना ली, मतलब पीड़ा हो, काफी दर्द झेल रहे हैं, परेशानी में, ऐसा बना लिए, और इतना चेहरा नीचे उतार लिए कि देखने वाले को लगे कि जैसे केवल दुखी दुख उनके पास है। और अब आप देखेंगे बच्चों, सुनेंगे कि नेताजी किस प्रकार से जब भाषण देने के लिए कहीं पर जाते थे, किसी सभा वगैरह में, तो वो जहां जाते, शोक सभा में खास करके जाते थे, किसी की मृत्यु हो जाने पर, तो वहां पर
शोक संवेदना व्यक्त करते करते नेताजी खुद रोने लगते थे, जैसे लगता कि वास्तव में वह उनके परिवार का ही कोई सदस्य हो। इस प्रकार से नेताजी रोने लगते। मतलब यहां भी आप देखेंगे बच्चों कि नेताजी के ऊपर व्यंग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यही कारण था कि कोई भी शोक सभा उनकी अध्यक्षता के बिना संपन्न नहीं होती थी। सेक्रेटरी ने अंदर जाकर नेताजी को बताया कि कोई बाहर आपसे मिलने आया है। फिर नेताजी ने पूछा कि कौन आया है, पूछो जाकर, बाहर ही पूछो। तब सेक्रेटरी अंदर आता है और बताता है कि कोई बड़ा व्यापारी आपसे मिलने के लिए आया है। नेताजी बोले कि कह दो कि नेताजी की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे समय में नेताजी गैर से मिलना ठीक नहीं समझते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर भी व्यंग किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, यह मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि सहानुभूति के लिए कोई अगर आपसे मिलने आ रहा है तो मिलने देना चाहिए, परंतु नेताजी अपने अपनी पद की स्थिति को जता रहे हैं। यहां पर भी व्यंग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो नेताजी बोले कि कह दो हमें डॉक्टर ने बात करने से मना किया। सेक्रेटरी ने उस सज्जन का नाम मिलने वाले के फेहरिस्त में लिख दिया। फेहरिस्त करने का क्या मतलब है? फेहरिस्त का अर्थ होता है बच्चों सूची, यानी जो सूची बनाते हैं, कोई लिस्ट तैयार करते हैं, उसको फेहरिस्त किया गया है। यह एक उर्दू शब्द है, इसका भी प्रयोग, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग इस पाठ में खूब किया गया है। तो फेहरिस्त में लिख दी और बाद में फेहरिस्त नेताजी के सिराने में रख दी। सेक्रेटरी जानता था कि बीमारी में वे इसी तरह के साहित्य का चिंतन मनन करने में रुचि रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि साहित्य तो अच्छे लेखकों की हुआ करते हैं, परंतु नेताजी को उन लेखकों के लेख पढ़ने में मजा नहीं है। उनको मजा किस चीज में आ रहा है कि कौन कौन मिलने आ रहा है, कौन शुभचिंतक है, कौन उन्हें देखने आता है अथवा नहीं आता, इस सूची में उनको ज्यादा मजा आ रहा है। यहां पर भी व्यंग की बात की गई है। और फिर देर रात, जो पॉइंट नंबर 8 में है बच्चों, कि नेताजी की तबीयत नाजुक होना। और काफी देर रात बीत जाने पर, मतलब रात का जब काफी समय बीत जाता है, तब नेताजी की तबीयत काफी ज्यादा नाजुक हो जाती। नाजुक कहने का मतलब बड़ा विकट स्थिति। हो सकता है कि कब उनका देहांत हो जाए, यह भी निश्चित नहीं। तो तबीयत काफी नाजुक हो गई और डॉक्टर साहब ने सेक्रेटरी को जगाया। वह पेइंग वार्ड के बेंच पर ही लेटा था। नेताजी की राजनीति में उसकी यही जगह थी। सेक्रेटरी ने भी आंख मलते हुए पूछा कि क्या नेताजी चल दिए। यहां पर भी देखेंगे बच्चों कि सेक्रेटरी भी व्यंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, सेक्रेटरी भी क्या कर रहा है? तो व्यंग कर रहा है। नेताजी चल दिए, यहां नेताजी के ठीक होने की कामना करनी चाहिए, परंतु नेताजी के व्यवहारवश सेक्रेटरी भी क्या कह रहा है कि क्या नेताजी चल दिए। और डॉक्टर ने कहा कि नहीं, लेकिन हालत गंभीर है, ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, आप जाओ और नेताजी के रिश्तेदार को बुला लो। सेक्रेटरी ने अब दूसरी लिस्ट निकाली। ये पॉइंट नंबर 9 में बच्चों कि सेक्रेटरी का जागरूक रहना। तो सेक्रेटरी पूरा जागरूक है। अब सेक्रेटरी ने क्या किया कि दूसरी लिस्ट निकाली जो नेताजी के उन रिश्तेदारों की थी जो गंभीर होने पर, यानी कि नेताजी जब गंभीर हो जाएं तब उस समय में उनको सूचना देनी थी। और फिर सेक्रेटरी ने जेब से वह डाक बुक निकाली जिसमें कि उनके नाम लिखे थे, उन मंत्रियों के नाम पते लिखे थे जिन्हें नेताजी अपनी राजनीति का मार्गदर्शक मानते थे। तो सेक्रेटरी पूरी तरह से जागरूक था। ठीक है बच्चों, फिर पॉइंट नंबर 10 में आप देखेंगे कि नर्स द्वारा सेक्रेटरी को बताना कि नेताजी उन्हें याद कर रहे हैं। अब नर्स जो है फिर से क्या कह रही है कि नेताजी उन्हें याद कर रहे हैं, और सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं। ऐसा कहकर वह नेताजी के पास
पहुंचता है। तब नेताजी कहते हैं कि अपने सेक्रेटरी से बता रहे हैं कि अब उनकी स्थिति जो है वह काफी नाजुक हो चली है। अब पता नहीं कब तक है और कब तक कितनी देर में वे चले जाएंगे इसका कोई निश्चित नहीं है। ऐसा जब नेताजी बोलते हैं तब सेक्रेटरी कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहें, आप तो इस देश के लिए बहुत बड़े हीरा के समान हैं, आप चले जाएंगे तो यह देश कैसे चलेगा। यहां पर भी व्यंग किया गया है बच्चों, कटाक्ष किया जा रहा है कि नेताजी चले जाएंगे तो देश कैसे चलेगा। कितने महान महान नेता तो चले गए, देश तो अभी चल रहा है, लेकिन इस बात के द्वारा नेताजी के ऊपर यहां भी कटाक्ष किया जा रहा है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर शुक्ला द्वारा बात करने की मनाही का निर्देश देना। जब रात को स्थिति ज्यादा खराब हो गई और नेताजी को भी लगा कि अब वो जिंदा नहीं रहेंगे, तब तरह तरह के निर्देश उन्होंने अपने सेक्रेटरी को देना शुरू किया। ठीक है बच्चों। और बहुत से लोग मिलने आने लगे, लेकिन डॉक्टर शुक्ला द्वारा बात करने की उनको मनाही कर दी गई कि आप बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जितना बोलेंगे वो आपको नुकसान करेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद जैसे तैसे तो रात बीती, वो लगभग बेहोश हो गए। सभी को लगा कि अब वो बचने वाले नहीं, अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन रात से सुबह हो गई तो सुबह 8 बजे तक अस्पताल में खादीधारियों की भीड़ लग गई। यानी खादीधारी कहने का मतलब है यहाँ कि नेताओं की भीड़ लग गई। जितने नेता शुभचिंतक उनके थे, चूंकि सेक्रेटरी तो काफी जागरूक था, उसने सभी को खबर कर दिया था और सुबह 8 बजे तक अस्पताल में खादीधारियों से अस्पताल पूरा भर गया। ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक 9 बजे, पॉइंट नंबर 13 पर देखेंगे बच्चों कि ठीक 9:20 पर नेताजी को होश आ गया। अब फिर से डॉक्टर भी बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि जो व्यक्ति इतनी गंभीर स्थिति में है, लगता है कि नेताजी की राजनीति की तरह उनका मृत्यु भी उनका साथ नहीं छोड़ रही है। मतलब यह कि मृत्यु भी नेताजी के पास आने से फटक जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। इतना गंभीर होने के बावजूद नेताजी को पुनः होश आ जाता है। सुबह में कितने बजे, तो 9:20 पर नेताजी को होश आ गया। तब तक नेताजी ने देखा कि जो उनके शुभचिंतक वगैरह थे, बाकी अन्य खादीधारी थे, तो बाकी तो बाहर में ही प्रतीक्षा कर रहे थे और कुछ एक जो थे 2-4 लोगों को उनकी सेक्रेटरी ने अंदर कुर्सी लगवा दिया और वहीं पर बिठा दिया था। नेताजी भी धीरे से अपनी गर्दन घुमाए और कुर्सी पर बैठे लोगों को देखे कि कुर्सी पर आखिर कौन कौन बैठा है। यहां पर भी नेताजी के मन में ये नहीं आ रहा है कि मेरी जो ये स्थिति है इसमें हमारे शुभचिंतक देखने आए हैं, सुख शांति। वहां पर भी नेताजी ये नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उनके मन में ये है, भाव ये है कि हमें देखने कौन कौन आया है। यहां भी अपनी बीमारी में भी वो राजनीति ही कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब जो आखिरी बार डॉक्टर शुक्ला जो उनका देखभाल कर रहे थे, चिकित्सा कर रहे थे, तो पुनः डॉक्टर शुक्ला का निर्देश देना। मतलब एक बार तो पहले से डॉक्टर ने मना कर दिया था, जो पॉइंट नंबर 11 में आपने पढ़ा कि बात नहीं करना है। और अब जब पुनः उनको रात काफी देर बेहोश रहने के बाद 9:20 पर जब होश आया है, तो जो लोग मिलने आए हैं उनसे बातचीत के लिए डॉक्टर शुक्ला
सख्त निर्देश देते हैं कि नहीं, आपको किसी से बात नहीं करना है। ठीक है, तो इस निर्देश के बाद सभी लोग उनके पास से जो आए थे नेता सब मिलने के लिए धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, और जब नेताजी ने कुर्सी पर बैठे लोगों को एक नजर देखा तो वहां भी वो कंफर्म करना चाहते थे कि अंतिम समय तक कौन उनके साथ है। फिर सेक्रेटरी को पास बुलाकर पूछा कि मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश आया है क्या। ठीक है बच्चों, अब उनको चिंता इस बात की नहीं है कि अब हम मरने जा रहे हैं, तो मरने वाले हैं, लेकिन इस स्थिति में मरणासन अवस्था में भी क्या कह रहे हैं सेक्रेटरी को कि मुख्यमंत्री जी का कोई संदेश आया है। इसके बाद नेताजी की नजरें गांधी जी की तस्वीर की तरफ एकदम पूरी तरीके से जम सी गई। मतलब वो कंटिन्यू लगातार एकटक महात्मा गांधी की तस्वीर को देखे जा रहे थे। बापू के हाथ में लंबी लाठी को वे गौर से देखते रहे। और फिर डॉक्टर शुक्ला का जब निर्देश आया, सख्त निर्देश, तो बोलते हैं डॉक्टर शुक्ला कि आप अब इन्हें आराम की जरूरत है। नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। जब वो बोलते हैं डॉक्टर शुक्ला कि इनको आराम की जरूरत है और नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, अब वो खतरे से बाहर है, ऐसा सुनने के बाद जो बाकी लोग थे वहां वो चले गए। वह जानता था कि अब नेताजी उससे कई प्रश्न पूछेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेक्रेटरी भी घबरा गया एकदम अब कि नेताजी तो अब खतरे से बाहर हैं। बेचारा परेशान हो गया कि अब हमसे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो उन्होंने गांधी जी की तस्वीर से नजरें हटाकर पूछा, नेताजी ने पूछा कि शोक सभा की अध्यक्षता के लिए किसका नाम तय हुआ था। अब आप देखेंगे बच्चों, यहां पर नेताजी लगभग ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो ठीक हो चुके, क्योंकि अंत में डॉक्टर शुक्ला ने क्या कहा कि नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, अब वो खतरे से बाहर है। तो बच्चों, इसके बावजूद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेताजी कई बार मरणासन अवस्था से वापस आ गए हैं। अब सेक्रेटरी भी घबरा चुका है कि अब तो नेताजी ठीक हो गए, तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और अंतिम प्रश्न के रूप में इस व्यंग कथा में नेताजी का फिर से एक प्रश्न होता है कि शोक सभा के लिए किसका किसका नाम तय था। ठीक है बच्चों, तो यहां अब कथा इस प्रकार से यहां कहानी खत्म हो जाती है, यह व्यंग कथा। और आपको इस कहानी में पढ़ने के लिए मिला बच्चों कि किस प्रकार से एक नेता राजनीति करता है और वह अपनी अंतिम अवस्था तक राजनीति में ही उलझा रहता है। जीवन की वास्तविकताओं से वह दूर होता है। ठीक है बच्चों, आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है एक्सरसाइज में दिया गया है आप उसको करेंगे और फिर होमवर्क में सेंड करेंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या हो प्रश्न समझने में तो बच्चों आप संध्या में 7 से 8 बजे जब मैं ग्रुप ओपन करता हूं उस समय आप अपने प्रश्नों को ग्रुप में रख सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।